हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मोड। आप सभी का सीडीएस और एनडीए का एग्जामिनेशन जल्द होने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अब तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और अब ये टाइम है क्विक रिवीजन का। फ्रेंड्स, इस रेस में वही जीतेगा जो स्मार्ट तरीके से अपने कवर किए हुए टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कर ले। तो ज्योग्राफ़ी आपके एग्जामिनेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से डेफिनेटली आपके 10 से 15 क्वेश्चन सीडीएस में और एनडीए में 5 से 6 क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। और मैंने सीडीएस 2 टाइम्स क्लियर कर रखा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आने ही आने हैं। फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो यूपीएससी किसी न किसी तरीके से हर साल रिपीट ज़रूर करता है। तो इसी में से मैं 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से घुमा फिरा के आपसे पूछेगा ज़रूर। तो आइए बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स, फ्रेंड्स, आप सभी ने ओशियन करंट्स को डेफिनेटली मैप के थ्रू कवर ज़रूर किया होगा, पर मैं आपको जिस तरीके से आज समझाने जा रहा हूँ इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएंगी और आप एग्ज़ाम में किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में ओशन करंट से क्वेश्चन 2 तरीके से आता है। पहला, वो आपसे पूछ लेगा कि जैसे कि ये गल्फ स्ट्रीम है, ये कौन से ओशियन में फ़्लो करती है। और दूसरी तरीके से वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी कोल्ड करंट है और कौन सी वार्म करंट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन यूपीएससी 2 तरीके से पूछ सकता है। और यूपीएससी का नेचर देखते हुए वो और डेडली हो सकता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि से फॉर एग्जांपल क्यूरोशियो करंट के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सी कंट्री है जो क्यूरोशियो करंट के आसपास लाई नहीं करती है। तो ये एक एक्सट्रीम कंडीशन हो गई जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे आपको ये दिमाग में याद रखना है जिससे आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज ना हो, आइए आपको बताते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओशियन करंट्स के फॉर्म होने के पीछे मेजर रीजन्स क्या हैं, जहाँ से यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। सो मेजर रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करंट्स आर, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पुल, second one is Coriolis force, third one is salinity, fourth temperature, fifth density। फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल पुल का अगर देखा जाए कि जहाँ ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगा वहाँ आपका ओशियानिक वाटर ज़्यादा सबसाइड कर जाएगा। तो बेसिकली देखा गया है कि लो लैटिट्यूड रीजन में ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा लो होता है और हाई लैटिट्यूड रीजन में ग्रेविटेशनल पुल हाई होता है। तो क्या होता है कि आपका जो ओशियानिक करंट से मेजरली फ्लो करती हैं फ्रॉम द लो लैटिट्यूड रीजन टू द हाई लैटिट्यूड रीजन। दिस वाज द फर्स्ट रीजन। अदर वन इज कोरियोलिस फोर्स। फ्रेंड्स, कोरियोलिस फोर्स से आपकी करंट की डायरेक्शन डिसाइड होती है। कोरियोलिस फोर्स से द ओशियानिक करंट टेंड्स टू turn rightward in the northern hemisphere and leftward in the southern hemisphere। कोरियोलिस फोर्स ये कहता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में ओशियानिक करंट राइटवर्ड टर्न करती हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में यही ओशियानिक करंट लेफ्टवर्ड टर्न करती है। तो ये 2 रीजन हैं ओशियानिक करंट के। और तीसरा रीजन है सैलिनिटी और फोर्थ रीजन है डेंसिटी। ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सैलिनिटी एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स डेंसिटी ऑफ द ओशियानिक वाटर। Oceanic water sinks in the high salinity areas because of the high density. Therefore, current flows from the low salinity to high salinity area। आपका कभी भी देखेंगे जहाँ पर सैलिनिटी लो होती है वहाँ से करंट फ्लो करती है हाई सैलिनिटी एरिया में। लो सैलिनिटी से हाई सैलिनिटी एरिया में करंट की फ़्लो करने की टेंडेंसी होती है। तो ये 3-4 जो मेजर फैक्टर्स हैं ये आपस में इंटरप्ले कर ओशियन करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। तो दीज वर द रीजन्स विच आई टोल्ड यू। तो आइए अब मेजर ओशियानिक करंट्स को स्टडी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ओशियानिक करंट्स को सबसे ज़्यादा आसान तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं। पहले तो आप ओशियन वाइज याद कीजिए। ये है आपका अटलांटिक ओशियन, दिस वन इज़ योर पैसिफिक ओशियन एंड दिस वन इज़ योर इंडियन ओशियन।
बेसिकली आपको यही 3 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द अटलांटिक ओशन, अगर हम नदन हेमिस्फीयर में देखते हैं तो ये जितने भी रेड में देख सकते हैं आप, ये सारी की सारी वार्म ओशियानिक करंट्स हैं। और ये जो ब्लैक में है ये सारी की सारी कोल्ड ओशियानिक करंट हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखने की ऐसी ट्रिक है कि आप जानिए कि अगर इक्वेटर से कोई भी करंट अगर फ्लो करती है तो ज़्यादातर टेंडेंसी होती है कि वार्म ओशियानिक करंट होगी। और अगर कोई ओशियानिक करंट जो कि पोल से नीचे की ओर आ रही है तो वो कोल्ड ओशियानिक करंट होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि गल्फ़ ओशियानिक करंट जो कि आपकी इक्वेटर से फ़्लो करती है ये आपकी वार्म ओशियानिक करंट है। इसी के जस्ट आप अपोजिट याद करिए, ये गल्फ़ हो गई तो उसके जस्ट सामने होगी कोल्ड करंट। उसके जस्ट सामने कौन सी है? कैनरी करंट। कैनरी करंट आपकी कोल्ड करंट है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैनरी जैसे कि कैन होता है, तो आपने देखा होगा कि कैन जो होते हैं वो ज़्यादातर ठंडे होते हैं। जैसे कि आपका एक कोल्ड ड्रिंक का कैन है वो ठंडा होता है, तो कैनरी से कैन, तो कैन होता है ठंडा, इसलिए कैनरी आपकी कोल्ड करंट है। तो कैनरी के जस्ट सामने है गल्फ स्ट्रीम। तो जैसे एक ओशियानिक जायर फॉर्मेशन होता है बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम बाद में मुड़ती है नॉर्थ अटलांटिक करंट में, फिर वो डाउनवर्ड हो जाती है, कैनरी करंट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आपकी बहती है। तो ये चारों में से आपको मेजरली 2 याद रखनी है, गल्फ स्ट्रीम और कैनरी करंट। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो और अगर ऊपर जाते हैं तो लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट भी दोस्तों कोल्ड करंट है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लैब्राडोर ब्रीड के जो कुत्ते होते हैं वो कितने शांत होते हैं। अगर वो शांत होते हैं मतलब वो बहुत कूल होते हैं, तो कूल होते हैं मतलब कोल्ड। इससे आप रिलेट करते हैं लैब्राडोर। लैब्राडोर माने कि कोल्ड ओशियानिक करंट होती हैं। और ईस्टर्न ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपने मेजरली सुना होगा, ग्रीनलैंड में टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कूल होता है। तो ग्रीनलैंड से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ग्रीनलैंड भी कोल्ड करंट होंगी। तो 4 आपने याद कर ली, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी, लैब्राडोर और ग्रीनलैंड करंट। कैनरी के जस्ट अपोजिट गल्फ स्ट्रीम होगी। अगर कैनरी कोल्ड होगी तो गल्फ स्ट्रीम वार्म होगी। ये आपका याद हो गया। आइए सदर्न अटलांटिक ओशन में चलते हैं। यहाँ पर आपका ब्राज़ील करंट और बेंगुएला करंट। दोस्तों आपको ये दोनों याद करनी पड़ेंगी। ब्राज़ील से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील का जब भी आपके दिमाग में आता है तो आप ऐसा देखते हैं कि वहाँ पर वार्म टेम्परेचर है, ठीक है, वहाँ पर का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ब्राज़ील करंट। और ब्राज़ील करंट देखिए आप अगर ध्यान देंगे तो इक्वेटर से डाउनवर्ड की ओर आ रही है, तो सिंपल सी बात है कि वार्म ओशियानिक करंट होगी। और इसके जस्ट अपोजिट में बेंगुएला करंट है जो कि नीचे अंटार्कटिक ओशन से आ रही है। तो ये बेंगुएला करंट कोल्ड करंट होगी जो आपके अफ्रीकन कोस्ट के आसपास से जाती है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है, ब्राज़ील करंट एंड बेंगुएला करंट। तो अटलांटिक ओशन की आपकी ये हो गई। तो ये हम नेक्स्ट मूव करते हैं पैसिफिक ओशन में। फ्रेंड्स ये आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में अगर आप अमेरिका की कोस्ट के बगल में देखेंगे तो अलास्का करंट। फ्रेंड्स आपका अलास्का करंट वार्म करंट होता है। ये आपको ऐसे याद रखना है। अगर अलास्का करंट से आप ऐसे जायर फॉर्मेशन बनाते हैं तो ये अगर अर्थ राउंड है तो ये डाउनवर्ड होके ओयाशियो करंट। अलास्का अगर वार्म है तो उसके जस्ट अपोजिट होगी ओयाशियो करंट। अगर अलास्का वार्म है तो ओयाशियो होगी कोल्ड करंट। ये ओयाशियो करंट है, ये आपके रशिया और जापान के आसपास फ्लो करती है। तो आपको ऐसे याद रखना है, अलास्का वार्म होगी तो ओयाशियो कोल्ड करंट होगी जो आपकी पैसिफिक ओशियन की है। और जस्ट उससे अलास्का नॉर्थ पैसिफिक जो करंट होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऊपर चली जाती है तो इसका मतलब वार्म हो जाती है। अगर वो डाउनवर्ड टर्न कर जाती है तो वो कोल्ड हो जाती है। तो डाउनवर्ड टर्न करती है तो कैलिफोर्निया करंट होती है। और दोस्तों कैलिफोर्निया के आसपास आपको डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। डेजर्ट फॉर्मेशन मैक्सिमम वहीं जहाँ पर कोल्ड ओशियानिक करंट होंगी उसके आसपास का एरिया हमेशा डेजर्ट एरिया होगा। जैसे आप ये देख सकते हैं पेरू के आसपास यहाँ पर डेजर्ट है, बेंगुएला करंट के आसपास यहाँ पर अफ्रीका में डेजर्ट है, ओयाशियो के आसपास यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट पाए जाते हैं। तो ये आपके हमेशा डेजर्ट का फॉर्मेशन कोल्ड ओशियानिक करंट के आसपास ज़रूर होता है। तो कैलिफोर्निया आपका कोल्ड करंट है और अलास्का आपका वार्म करंट है। उसी से अलास्का से टर्न करते हुए ओयाशियो आपका कोल्ड करंट है और उसके जस्ट नीचे कुरोशियो। तो कुरोशियो आपका वार्म करंट हो जाएगा। कुरोशियो और ओयाशियो से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि ओयाशियो कोल्ड करंट है। तो अगर ओयाशियो कोल्ड होगा तो कुरोशियो आपका वार्म करंट होगा।
तो आइए अगर हम नीचे जाते हैं पैसिफिक ओशन में तो हम पेरू करंट देखते हैं। फ्रेंड्स, पेरू करंट आपका यहाँ पर अंटार्कटिका के आसपास से ऊपर जाता है। तो सिंपल सी बात है कि ये कोल्ड ओशियानिक करंट होगा, तो पेरू के आसपास डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, तो पेरू एक कोल्ड करंट है। जब पेरू अगर कोल्ड करंट है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से उसके बाद टर्न होती है। फिर जब साउथ इक्वेटोरियल यहाँ पर देखिए आप, जब नीचे डाउनवर्ड टर्न होगी ताकि एक ओशियानिक जायर फॉर्मेशन होगा, तो ईस्ट ओशियानिक करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियल करंट जो है आपकी वो वार्म करंट होगी। पेरू अगर आपका कोल्ड करंट तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपका वार्म करंट होगा अगर आप जायर फॉर्मेशन करेंगे। फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए आपको मैप आपके दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। जब तक मैप की आपको क्लियरिटी नहीं होगी तब तक आप ये करंट्स आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी वार्म करंट है, तो इससे आप याद कर सकते हैं कि आपकी जो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी वो आपकी कोल्ड करंट होगी, जो कि इंडियन ओशन में लाई करती है। तो अगर इंडियन ओशन में हम देखते हैं तो इंडियन ओशन में पूरी तरीके से जायर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपका एक फीचर है जो आपसे कभी पूछ भी सकता है यूपीएससी। तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी वार्म करंट कोल्ड करंट होगी। तो उसके जस्ट अपोजिट जो अगोलास करंट है जो कि अफ्रीका में लाई करती है, अगोलास करंट आपकी वार्म करंट होगी। हमेशा याद रखिए आप, जैसे कि आप खुद नोट कर सकते हैं कि कोई भी, जैसा कि एक कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट के एक तरफ अगर वार्म करंट है तो दूसरी तरफ कोल्ड करंट जरूर होगी। जैसे कि यहाँ पर पेरू करंट कोल्ड करंट थी तो उसके जस्ट अपोजिट ब्राज़ील करंट वार्म करंट थी। यहाँ अगर बेंगुएला कोल्ड करंट है तो अगोलास वार्म करंट हो गया। इससे आप याद भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आपकी कोल्ड करंट है तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन डेफिनेटली आपकी वार्म करंट होगी। इससे भी आप याद कर सकते हैं। तो दीज वर द मेजर ओशियानिक करंट्स विच यू हैव टू रिमेंबर फॉर द एग्जामिनेशन। और मैं आपको आसानी से बता दिया कि आपको कैसे याद करना है। अगर आपको लैब्राडोर याद करना है तो लैब्राडोर मैंने आपको बता दिया है। ईस्टर्न ग्रीनलैंड आपको बता दिया है कैसे याद करना है। कैनरी बता दिया है, और कैनरी के जस्ट अपोजिट गल्फ स्ट्रीम है, वो कैसे याद करना है। ब्राज़ील का आपको बता दिया है, और ब्राज़ील के अगर जस्ट अपोजिट आप देखेंगे बेंगुएला आपको बता दिया है। तो ये सारी मेजर जो है मैप के थ्रू मैंने आपको बता दी है। एक बार इसको और देखेंगे तो आपको ढंग से समझ आ जाएगा। तो ये अगली साइड पे चलते हैं। यहाँ से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। डेफिनेटली आप शॉर्ट रख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका बनेगा ज़रूर, तो ज़रूर इसे करके जाइएगा। तो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ इक्विनॉक्सेस। फ्रेंड्स, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, वर्नल इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी आपसे पूछता है। इस बार सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन में यूपीएससी ने एक बहुत ख़तरनाक क्वेश्चन इक्विनॉक्स पे पूछा हुआ है। उन्होंने इतना घुमा दिया था क्वेश्चन पे कि जो अच्छे तरीके से अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप इक्विनॉक्स का क्वेश्चन गलत करके ज़रूर आए होंगे। तो बहुत लोग के दिमाग में एक ये बैठा होता है कि समर सोलिस्टिस 21 जून को लाई करता है। ये आपकी बहुत बड़ी एक मेजर थिंकिंग है जो गलत है। समर सोलिस्टिस आपका 20 से 22 जून के आसपास कभी भी लाई कर सकता है, और इसी के ऊपर यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन फ्रेम किया था जो कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था। तो डेफिनेटली आपसे सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समर सोलिस्टिस आपका 20 से 22 जून में अगर लाई करता है तो विंटर सोलिस्टिस आपका दिसंबर 21 से 22 के बीच में लाई करता है। समर सोलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के आसपास लॉन्गेस्ट डे होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून के आसपास आपका लॉन्गेस्ट डे होता है। तो ये आपका हो गया समर सोलिस्टिस। और विंटर सोलिस्टिस में 21 दिसंबर के आसपास सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होता है। तो ये आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। ऑटम इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी कहते हैं। स्प्रिंग इक्विनॉक्स आपका मार्च 20 से 21 के बीच में लाई करता है। ऑटम आपका सितंबर 22 और 23 के बीच में लाई करता है। तो वर्नल और ऑटम इक्विनॉक्स में क्या होता है कि दिन और रात लगभग बराबर होती हैं। 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रातें इसके आसपास देखी जाती हैं। तो यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके दिमाग में आना ही चाहिए। आपने कभी भी जैसे देखा होगा कि मान के चलिए, पहले मैं इसे इरेज कर देता था, आपको समझाता हूँ, और इससे आपसे यूपीएससी कभी क्वेश्चन पूछ भी सकता है। फ्रेंड्स, आपने एपीहीलियन और पेरीहीलियन का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ा होगा। मान के चलिए ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है और यहाँ पर आपकी अर्थ है।
पेरीहीलियन मतलब कि अर्थ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन कहाँ पर लाई करता है, उसको पेरीहीलियन बोलते हैं। और एपीहीलियन वो होता है जहाँ पर अर्थ आपकी सन से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होती है। पेरीहीलियन आपका होता है 14.7 करोड़ किलोमीटर और एपीहीलियन आपका होता है 15.2 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है। तो पेरीहीलियन दोस्तों आपका लाई करता है 3 जनवरी के आसपास और एपीहीलियन आपका लाई करता है 4 जुलाई के आसपास। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि जनवरी के आसपास नॉर्थ इंडिया में या फिर अपने भारत में ठंड पड़ती है और 4 जुलाई के आसपास अपने भारत में गर्मी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि 3 जनवरी के आसपास धरती जो है सन से सबसे नज़दीक डिस्टेंस पे होती है, उसके बावजूद हमारे नदर्न हेमिस्फीयर पे या फिर हमारे इंडिया में गर्मी क्यों पड़ती है। और 4 जुलाई जो कि सबसे ज़्यादा दूर है उस समय अर्थ सन से, फिर भी हमारे भारत में उस वक्त गर्मी क्यों पड़ती है। 3 जनवरी को ठंडी क्यों पड़ती है, बल्कि सबसे नज़दीक है, बल्कि तो गर्मी होनी चाहिए। और 4 जुलाई के आसपास सबसे दूर है, इस समय तो ठंडी होनी चाहिए, लेकिन फिर गर्मी क्यों पड़ती है। आइए इसका रीज़न समझाते हैं आपको। फ्रेंड्स, हमारी अर्थ जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट है। आप यहाँ से देखेंगे 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। और जो सन की जो रेज है, सन की रेज पेरीहीलियन के आसपास जो होती हैं वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली फॉल करते हैं। पेरीहीलियन के आसपास आपकी जो सन की रेज है वो आपकी सदर्न हेमिस्फीयर पे ज़्यादा लाई करती हैं। तो उस समय क्या होता है कि नदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली सन की रेज नहीं फॉल करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडी पड़ती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्टली सन की रेज फॉल कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर 3 जनवरी के आसपास आपकी गर्मियाँ पड़ती हैं और नदर्न हेमिस्फीयर में 3 जनवरी के आसपास ठंडियाँ पड़ती हैं। भले ही डिस्टेंस आपका नज़दीक है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है और नदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ती है। ऐसे आपके यूपीएससी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ भी सकता है, आपको याद रखना है अपने दिमाग में। तो आइए आपको थर्ड कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। दोस्तों, अर्थ का जो डिवाइडेशन होता है वो क्रस्ट, मेंटल और कोर में किया गया है और यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, हमेशा किसी न किसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। फर्स्टली जो होता है क्रस्ट, जो आपका अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में डिवाइड है। उसके बाद आपका मेंटल जो होता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में डिवाइड है। कोर आपका आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड है। तो बेसिकली दोस्तों, आपकी अर्थ की जो डेंसिटी होती है, जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाती है तो डेंसिटी भी आपकी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। और इसमें आप मेजरली आपसे क्वेश्चन वो पूछता है यूपीएससी, सिर्फ एक तरीके से क्वेश्चन पूछता है। फर्स्टली जो एस्टीनोस्फीयर होता है वो आपको कहाँ लाई करता है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि आपका जो एस्टीनोस्फीयर है वो लो वेलोसिटी जोन है, जो कि एक सेमी लिक्विड जोन जो कि एक प्लास्टिक जोन कहा जाता है, वो आपका मेंटल में लाई करता है, अपर मेंटल के में लाई करता है आपका एस्टीनोस्फीयर। एस्टीनोस्फीयर में आपकी कन्वेक्शनल बेल्ट्स होती हैं जो कि लाई होती हैं। तो यूपीएससी आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछता है कि दो मेजरली बाउंड्रीज़ के बीच में एक जो लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होती है उसका नाम पूछता है आपसे। जैसे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में क्या होता है, ऐसे ही लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में क्या होता है। तो इसका मैंने याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने याद किया था जब मैंने तैयारी करता था। चाचा मेरा रेडियो घर से लाना। चाचा मेरा रेडियो घर से लाना। फर्स्ट होती है कोनरड। कोनरड आपका लाई करता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। सेकंड आपकी होती है मोहो। मोहो आपका लाई करता है लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। ऐसे आपका रेप्टिटी होता है, ये आपका लाई करता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। और आपका गुटनबर्ग होता है ये लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में। और फिफ्थ आपका होता है लेमन। लेमन आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लाई करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे याद करना है, चाचा मेरा रेडियो घर से लाना, कोनरड, मोहो, रेप्टिटी, गुटनबर्ग और लेमन। ये आपको याद है तो आसानी से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन दो पर्टिकुलर के बीच में क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। और बेसिकली आपको ये याद रखना है
कि जो अपर पार्ट होता है वो बेसिकली इज फॉर्म्ड बाय सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और जो आपका जो जैसे जैसे आप गहराई आपकी बढ़ती जाएगी ये सियाल कन्वर्ट हो जाता है सीमा में, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो ये आपको याद रखना है। और जितना भी आपका ये होता है क्या बोलते हैं आउटर कोर आपका मोल्टन स्टेट में फॉर्मेशन होता है, मोल्टन स्टेट में ये आपका आउटर कोर पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और यहीं से बेसिकली आपसे क्वेश्चन यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ इसी से पूछेगा। अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर लेंगे। किलोमीटर्स के बीच में ज़्यादा आपको खेलेगा नहीं, क्योंकि किलोमीटर्स फिर ज़्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी, कितना याद करेंगे आप, वो ज़्यादा याद नहीं कर पाएंगे। और आपको याद रखना है कि एवरेज डेंसिटी जो कि अर्थ की होती है, एवरेज डेंसिटी वो की होती है 5.5 आपकी एवरेज डेंसिटी होती है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से अब कर लेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रेशर बेल्ट्स। फ्रेंड्स, आपसे यूपीएससी प्रेशर बेल्ट से भी क्वेश्चन पूछता है। ये आपका प्रेशर बेल्ट्स का डिवाइडेशन है जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। पहले आपका इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट लाई करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर यहाँ लो प्रेशर है तो उसके जस्ट ऊपर हाई प्रेशर होंगे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर के ऊपर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो कि हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है एक को, और दूसरे को भी हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। और अगर हाई प्रेशर के नीचे आप देखेंगे तो लो प्रेशर लाई करता है। सब पोलर लो यहाँ पर भी है, सब पोलर लो यहाँ पर भी है। और लो के ऊपर आप जाएंगे तो हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। तो ऐसे याद हो गया, लो प्रेशर से ऊपर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर। ऐसे आपको याद रखना है, पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर सब पोलर, देन पोलर। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो इससे आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हेडलेस सेल, फेरल सेल और पोलर सेल से आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे कि मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट बताया था कि कोरियोलिस फोर्स में ये होता है कि आपकी जो कि विंड्स होती हैं वो कि राइटवर्ड टर्न होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्टवर्ड टर्न होती है इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये आप सदर्न हेमिस्फीयर है आपका और ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ये देखिए, ये जो आपकी विंड जा रही है वैसे तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में इसीलिए लेफ्टवर्ड टर्न हो गई है। तो ये आपका कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट की वजह से हुआ है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपकी ये राइटवर्ड टर्न हो रही है, ऊपर से आ रही है ना, ऊपर से आएंगे तो राइट आपका इस साइड पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इक्वेटोरियल लो प्रेशर के आसपास अगर दोनों तरफ से विंड आ रही हैं तो एक तरीके से वो विंड आपस में टकरा कर फिर वो ऊपर की ओर उठ जाती है। इमेजिनरी अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर उठेंगी, फिर बाद में इधर से नीचे गिरेंगी, यहाँ से भी ऐसे ऊपर आएंगी, फिर ऐसे नीचे गिरेंगी। और यहाँ पर हाई प्रेशर है तो दोनों तरफ से यहाँ पर से लो प्रेशर से भी हवा ऐसे आएंगी, यहाँ पर नीचे गिरेंगी, और यहाँ से फिर ऐसे जाएंगी, यहाँ ऐसे गिरेंगी। तो अब यहाँ पर देखा जाए फिर हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ से हवा ऐसे आके फिर यहाँ गिरेगी और यहाँ लो प्रेशर से जा के फिर यहाँ हवा ऐसे गिरेगी। तो ये आपका जो एक सर्कल बना है और ये सर्कल, ये आपका हेडलेस सेल कहलाता है। और ये सर्कल आपका कहलाता है फेरल सेल। ये सर्कल आपका कहलाता है पोलर सेल। हेडलेस सेल, फेरल सेल, पोलर सेल। हेडलेस सेल आपका फॉर्मेशन होता है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स के बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। और उसके ऊपर आपका फेरल लाई करता है, वो सब पोलर लो और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में लाई करता है। ऐसे ही पोलर आपका हाई प्रेशर पोलर विंड्स और सब पोलर लो प्रेशर के बीच में आपका पोलर सेल आपका लाई करता है। तो यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन कौन से सेल कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। बेसिकली यूपीएससी आपसे इससे हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो हॉर्स लैटिट्यूड आप देख सकते हैं कि आपका 33.5 और 35 के बीच में लाई करता है। तो हॉर्स लैटिट्यूड आपका यहाँ लाई करता है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये ट्रेड विंड से ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज के बीच में आपको यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज कहाँ पर लाई करती हैं, यहाँ से यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है। तो आप ये लैटिट्यूड याद रखिएगा कि कहाँ लाई करती हैं और कौन कौन सी डिग्री के बीच में फ़्लो करती हैं, और कौन कौन सी वो प्रेशर बेल्ट्स होती है जिसके बीच में वेस्टर्लीज फ़्लो करती है। ये आपको याद रखना है। यूपीएससी यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। और डोल ड्रम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट्स को डोल ड्रम कहा जाता है। डोल ड्रम माने कि काम
विंड्स। यहाँ पर विंड्स की स्पीड सबसे ज़्यादा मिनिमम होती है इक्वेटर पे, इसीलिए इसे डोल्ड्रम कहा जाता है। सो प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम से यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है, और मैंने आपको ये बता दिया, ये आपको क्लियर हो गया किस तरीके से होता है। और यहाँ पर से मैंने आपको बता दिया यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। और आपका ओशियनिक करंट से यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है मैंने आपको ये बता दिया है। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया है इससे डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। इसकी पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा, जो कि आप आराम से एक बार स्टडी कर लीजिएगा। और इस स्लाइड्स को अगर आप 5 जो फिगर्स मैंने आपको दिए हैं इसको अगर अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्लियर हो ही जाएंगे। ये मेरा डेफिनेट आपसे वादा ही वादा है कि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो गारंटी आएंगे। नहीं आएंगे तो मेरा नाम मत लीजिएगा आप, क्योंकि मैं यूपीएससी को अगर आप ट्रेंड अच्छे से अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप पक्का जानते हो कि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस मैं आपके लिए जल्दी अभी लेके आऊँगा, जिसकी वजह से आपके 30 से 40 क्वेश्चन मेरी ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा उससे कवर हो जाएंगे, जिससे आपकी कट ऑफ आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो कट ऑफ की आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं करंट अफेयर्स की भी वीडियोस लाऊंगा सिंप्लीफाइड तरीके से। जो मैं बताऊँगा बेसिक चीज़ें आपको कर लीजिएगा, वहाँ से आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाएंगे। बेसिकली आपका 35 से 40 क्वेश्चन का सब गेम होता है। अगर आपके इंग्लिश स्ट्रांग है तो जीएस में अगर आप 35 से 40 क्वेश्चन अगर कवर कर पा रहे हो, और मैथमेटिक्स अगर जिन बच्चों की स्ट्रांग है तो ऑटोमेटिकली वो कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, एसएसबी के लिए वो कॉल होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।